क्या हो अगर आपको बर्फ की गहराइयों में छुपा हुआ एक ऐसा इंसान मिले जो 4000 साल से वहाँ जिंदा हो। इस कहानी में आपको लेके चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहाँ एक आइसमैन का 4000 साल पुराना सफर आपको हैरान कर देगा। कैसे वो 4000 सालों तक बर्फ में जिंदा रहा, क्या उसके अंदर छुपा हुआ ऐसा राज है जो वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे, और क्यों वो बार बार एक पौराणिक पक्षी की प्रार्थना करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल सिनेमैटिक नोवा में। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक ठंडी सी जगह आर्यटी की गुफा से होती है। वहाँ कुछ शोधकर्ताओं को एक गुफा के अंदर बर्फ में जमा हुआ जीव मिलता है। वे उस जीव को बर्फ के साथ ही काटकर अपनी प्रयोगशाला में लेके आते हैं। प्रयोगशाला में जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जीव तो 4000 साल पुराना है। ये एक बड़ी खोज होती है, इसलिए वो स्टैनली नाम के एक मनोवैज्ञानिक को बुलाते हैं। मनोवैज्ञानिक वे होते हैं जो पुराने और नए जीवन के बारे में गहराइयों का अध्ययन करते हैं। थोड़ी ही देर में सभी को ये पता चलता है कि बर्फ के इस टुकड़े में जो जीव है वो असल में तो एक इंसान है जो पिछले 4000 साल से बर्फ में जमा हुआ था। ये जानकर सभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि ये एक ऐतिहासिक खोज है। वे फैसला करते हैं कि इस आइसमैन की बॉडी के टुकड़े को अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजे जाएंगे ताकि इस पर वो अधिक से अधिक रिसर्च कर सके। शोधकर्ता धीरे धीरे बर्फ को पिघलाते हैं और आइसमैन को बर्फ से बाहर निकालते हैं। इसके बाद उसकी बॉडी की जांच करना शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं को ये पता चलता है कि आइसमैन की बॉडी के सेल्स बिल्कुल सुरक्षित और एक्टिवेटेड है, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी पूरी तरीके से ठीक है। अब वे उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करना चाहते हैं। इसके लिए वे उनके दिल पर इलेक्ट्रॉनिक शॉक देते हैं, जिसकी वजह से जल्दी आइसमैन जिंदा हो जाता है। जब आइसमैन अपनी आंखों को खोलता है तो चारों तरफ सभी को मास्क पहने देखता है, जिन्हें देख के वो डर जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। शोधकर्ता उसे शांत करने के लिए नींद का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। इसी बीच स्टैनली ये समझ जाता है कि आइसमैन जो है मास्क देख के डर रहा है। वो तुरंत अपना मास्क हटा देता है। जैसे ही आइसमैन स्टैनली का चेहरा दिखता है, आइसमैन एकदम शांत हो जाता है और फिर उसे बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ मौजूद सभी वैज्ञानिक बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी खोज है। डॉक्टर डायना जो इस टीम में शामिल है कहती है कि इस खोज ने एक नया रास्ता खोल दिया है। अब हमें ये पता चल गया कि इंसानों की बॉडी को हजारों सालों तक फ्रीज करके सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जिन मरीजों की बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, उन्हें फ्रीज करके रखा जा सकता है और भविष्य में उनकी बीमारी का इलाज भी मिल जाएगा तो उन्हें ठीक किया जा सकेगा। ये खोज मेडिकल विज्ञान की दुनिया में एक चमत्कारिक आविष्कार साबित हो सकती है, लेकिन इसे हकीकत बदलने के लिए आइसमैन पर कई सारे प्रयोग और रिसर्च करनी पड़ेगी, जिससे डॉक्टर डायना को ये समझना होगा कि वो 4000 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर में कैसे जीवित रहा। हालांकि स्टैनली इसे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि हमें आइसमैन की जीवन शैली और उनके सांस्कृतिक पहलुओं को समझने की जरूरत है, तभी हम ये जान पाएंगे कि इतने कठिन हालातों में भी उनकी बॉडी कैसे ढल जाती थी। इसके लिए स्टैनली सुझाव देता है कि आइसमैन को उसी वातावरण में रखा जाना चाहिए जैसा उसका प्राकृतिक माहौल हुआ करता था, यानी जंगल में। डॉक्टर डायना उसकी बात मान जाती है और आइसमैन के लिए एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट तैयार किया जाता है। जब आइसमैन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को जंगल में पाता है। ये माहौल देख के वो बहुत ही सहज महसूस करता है। जल्द ही वो उसी तरह से शिकार करने लगता है जैसे वो 4000 साल पहले किया करता था। आइसमैन अपने प्राकृतिक माहौल में आकर बेहद खुश दिखता है। अगले दिन वो झरने में नहाने के बाद मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक पाइप दिखती है। पहले तो वो उसे सांप समझ के डर जाता है, लेकिन जब वो उस पाइप को खींचता हुआ आगे बढ़ता है तो वो एक दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे ही आइसमैन उस दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि अंदर बहुत सारे लैब के कर्मचारी है। इतने सारे कर्मचारी को देख के आइसमैन फिर से डर जाता है। जब लैब के कर्मचारी आइसमैन को देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। आइसमैन को समझ में आता है कि उसके साथ कोई धोखा हुआ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सिचुएशन को बिगड़ते देख कर्मचारी उसे ट्रिक्लोनाइजर देकर बेहोश कर देते हैं। बेहोश होने के बाद उसे प्रयोगशाला में रिसर्च के लिए ले जाया जा रहा होता है। तब स्टैनली वहाँ पहुँचता है और इसका कड़ा विरोध करता है। वो कहता है कि ये कोई लैब का चूहा नहीं है, ये भी एक इंसान है। इसके भी इंसान होने के अपने हक है। हमें इस तरह से उसके ऊपर प्रयोग नहीं करने चाहिए। स्टैनली ये भी याद दिलाता है कि उसे 14 दिन का समय दिया गया था जो अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टैनली की बात मान के आइसमैन को वापस से उसके आर्टिफिशियल जंगल में भेज दिया जाता है। स्टैनली अब ये तय करता है कि वो खुद भी जंगल में जाएगा और आइसमैन के साथ रहेगा। उसका उद्देश्य ये जानना है कि आइसमैन की जीवन शैली कैसी थी और पुराने लोग इतने ताकतवर कैसे होते थे जिससे कि वे आग की गर्मी और कड़ाके की ठंड को भी सहन कर पाते थे। अगले दिन स्टैनली आइसमैन के पास जाता है। आइसमैन डर के पहले तो उस पर हमला करता है, लेकिन जब वो गौर से देखता है कि स्टैनली उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे स्टैनली से कोई खतरा महसूस नहीं होता। इसके बाद आइसमैन स्टैनली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भाषा बिल्कुल अलग होती है, जिस वजह से स्टैनली उसे समझ नहीं पाता। दोनों एक दूसरे से इशारों के जरिए बातें करने लगते हैं। इसी बीच एक भाषा विशेषज्ञ को बुलाया जाता है।
इस विशेषज्ञ को कई प्राचीन भाषाओं का ज्ञान होता है। वो आइसमैन की भाषा और उसके इशारों को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे स्टैनली और आइसमैन के बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है। स्टैनली आइसमैन के जीवन को और भी बेहतर तरीके से समझने लगता है। ये नई दोस्ती इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते की अनोखी मिसाल बन जाती है। एक रात आइसमैन और स्टैनली जंगल में बैठ के गाना गाते हैं। ये पल दोनों के लिए बहुत खास होता है और उनकी दोस्ती को और गहरा कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक इस बात को जानने के लिए बेचैन है कि आइसमैन 4000 सालों तक बर्फ में जीवित आखिर कैसे रहा। इस उत्सुकता में वे आइसमैन को बेहोश करके लैब में ले जाते हैं और उसे चेम्बर में रखा जाता है, जहां तापमान को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाता है, आइसमैन की हार्ट रेट भी धीमी हो जाती है। इसके बाद एक समय ऐसा आता है जब उसके दिल की धड़कन लगभग रुक जाती है। इससे पहले कि उसकी मौत हो जाए, वैज्ञानिक चेम्बर को बंद कर देते हैं और टेम्परेचर को एकदम नॉर्मल कर देते हैं। इस बार आइसमैन की जान बाल बाल बच जाती है और इसके बाद उसे फिर से आर्टिफिशियल जंगल में छोड़ दिया जाता है। जब स्टैनली उसे मिलने जाता है तो आइसमैन उससे नाराज होकर कहता है कि तुम्हारे साथ ही मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे मार ही डालो। स्टैनली आइसमैन के दर्द को समझता है, लेकिन उसे मारने का कोई इरादा नहीं रखता। वो तुरंत डॉक्टर डायना के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आइसमैन से मिलो। शुरुआत में डायना तो बहुत झिझकती है, थोड़ी डरी हुई भी होती है, लेकिन स्टैनली के समझाने पर वो अगले दिन आइसमैन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब डायना जंगल में आइसमैन से मिलती है तो आइसमैन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उत्साहित होकर डायना के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैनली उसे समझा देता है कि डायना मेरी गर्लफ्रेंड है। आइसमैन ये सुनकर शांत हो जाता है। इसके बाद वो लकड़ी से जमीन पर एक पक्षी का चित्र बनाता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि वही पक्षी वाला टैटू आइसमैन की छाती पर भी बना होता है। ये दृश्य डायना और स्टैनली दोनों को हैरान कर देता है। वो इस आइसमैन के बारे में और जानने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अगले दिन डायना और स्टैनली फिर से आइसमैन से मिलने आते हैं। आज आइसमैन बहुत ही खुश और शांत नजर आता है। वो जमीन से लकड़ी पर एक बार फिर से कुछ आकृतियां बनाता है। इस बार वो एक लड़की और 2 बच्चों का चित्र बनाता है। इसे देखकर स्टैनली और डायना ये समझ जाते हैं कि आइसमैन का ये परिवार था। तभी अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर आता है। उसकी परछाई आइसमैन देख लेता है। हेलीकॉप्टर को देखकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और ऊपर की ओर भागने लगता है। उसका जोश देख के स्टैनली और डायना दोनों हैरान रह जाते हैं। आइसमैन बार बार अपना हाथ उठाकर एक ही शब्द चिल्ला रहा होता है, भीड़ा। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी प्रार्थना में लीन हो गया हो। स्टैनली सिचुएशन को समझते हुए हेलीकॉप्टर को वहां से जाने का आदेश दे देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के जाने के बाद भी आइसमैन का ध्यान केवल उसी पर रहता है। वो बार बार भीड़ा शब्द बोलता रहता है। स्टैनली को यह शब्द बहुत ही अजीब और रहस्यमय लगता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि भीड़ा का मतलब आखिर क्या हो सकता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए स्टैनली वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ करता है, तो स्थानीय लोग बताते हैं कि भीड़ा एक पौराणिक पक्षी का नाम है। ये पक्षी भगवान के संदेशवाहक मतलब गॉड मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भीड़ा इंसानों के कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक लेके जाने का काम करता है। ये सुनकर स्टैनली समझ जाता है कि आइसमैन के लिए हेलीकॉप्टर शायद उसी भीड़ा जैसा प्रतीक है। वो इसे भगवान के संदेश के रूप में देख रहा था। ये एक नई जानकारी स्टैनली और डायना को आइसमैन की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। उनकी समझ बढ़ने के साथ ही आइसमैन और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। जहां स्टैनली को धीरे धीरे आइसमैन के व्यवहार और उनके शब्दों का मतलब समझ में आने लगता है, उससे ये साफ हो जाता है कि आइसमैन हेलीकॉप्टर को वही पौराणिक पक्षी भीड़ा समझ रहा था, इसीलिए वो भीड़ा कहकर उसकी प्रार्थना कर रहा था। स्टैनली को ये एहसास होता है कि आइसमैन अपने समय में यानी आज से 4000 साल पहले एक अत्यधिक आध्यात्मिक व्यक्ति रहा होगा। स्टैनली ये अनुमान लगाता है कि जब आइस एज की शुरुआत हुई थी तब वहाँ के जानवर और इंसान धीरे धीरे मरने लगे। उस कठिन समय में आइसमैन ने अपने आप को भगवान को समर्पित करने का फैसला किया ताकि उसकी कुर्बानी के बदले भगवान उसके कबीले और उसके लोगों को बचा ले। इस उद्देश्य से वो गुफा में समाधि लेके बैठ गया। जब ठंड और अधिक बढ़ गई तो वो वहीं पे जम गया और अगले 4000 सालों तक बर्फ में दबा रहा। ये समझ के स्टैनली को आइसमैन के त्याग और उसके आध्यात्मिक बलिदान की गहराई का एहसास होता है। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर वाले हादसे के बाद आइसमैन धीरे धीरे स्टैनली से बात करना बंद कर देता है। वो खुद को अलग थलग कर लेता है। अब वो अपने शरीर पर अजीब से चिन्ह और निशान बनाता है। स्टैनली को ये एहसास होता है कि आइसमैन दोबारा समाधि लेने की तैयारी कर रहा है। आइसमैन को ये एहसास नहीं है कि जब वो पिछली बार समाधि में गया था तब से 4000 साल बीत चुके हैं। वो नहीं समझ पा रहा है कि अब उसका बलिदान शायद उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता उसे फिर से उसी गुफा में जाने के लिए प्रेरित कर रही है जहां उसने पहले समाधि ली थी। आइसमैन की इस सिचुएशन को देखकर स्टैनली और डायना असमंजस में पड़ जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उसे कैसे रोका जाए या ये समझाया जाए
कि अब उसका समय बदल चुका है। उसकी कोशिश होती है कि आइसमैन को उसकी जिंदगी और कुदरत के साथ जुड़ा रहने के लिए प्रेरित किया जाए, लेकिन आइसमैन का मन एक बार फिर से त्याग और समाधि की ओर झुक चुका है। हालांकि हर कोई आइसमैन की मदद करना चाहता है, पर किसी को ये समझ नहीं आता कि उसकी मदद कैसे की जाए। स्टैनली जब आइसमैन से मिलने आता है तो आइसमैन चुपचाप देखता है कि स्टैनली इस जगह से किस प्रकार बाहर निकलता है। स्टैनली के जाने के बाद आइसमैन भी उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर निकलते ही वो आधुनिक उपकरणों को और तकनीकों को देखकर डर जाता है। तभी एक वैज्ञानिक उसके सामने आ जाता है। डर और घबराहट में आइसमैन उस वैज्ञानिक को घायल कर देता है और लैब से भागकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने पे वो चारों तरफ फैली बर्फ को देखता है। बर्फ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसे वो अपने पुराने समय और माहौल में वापस लौट आया हो। लेकिन तभी वो एक हेलीकॉप्टर देखता है जो उसी जगह पे उतरने वाला होता है। आइसमैन भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका सिर जो हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इस घटना के बाद वैज्ञानिक आइसमैन को दोबारा पकड़ के ले आते हैं और लैब में उसे वापस ले जाते हैं। अब सभी शोधकर्ता इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वे आइसमैन के ऊपर बड़े पैमाने पे प्रयोग करेंगे, चाहे उसकी जान को खतरा ही क्यों ना हो। उन्हें अब उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, वो केवल अपनी शोध को प्राथमिकता देते हैं। स्टैनली इस फैसले का विरोध करता है। वो कहता है कि आइसमैन भी एक इंसान है, उसे इस तरह से नुकसान पहुंचाना गलत है, लेकिन वैज्ञानिक उसकी बात नहीं सुनते। इसकी बजाय स्टैनली को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता है। स्टैनली इस सिचुएशन से बेहद निराश हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो ठान लेता है कि वो किसी भी कीमत पर आइसमैन को बचाएगा। उसका इरादा है कि आइसमैन को लैब से निकालकर उसके प्राकृतिक माहौल में छोड़ दिया जाए, जहाँ वो शांति से रह सके। अब स्टैनली के लिए ये एक मिशन बन जाता है, आइसमैन को आधुनिक दुनिया के खतरों से बचाना और उसकी स्वतंत्रता को लौटाना। स्टैनली किसी तरह से आइसमैन को सभी की नजरों से बचाकर लैब से बाहर निकाल देता है, लेकिन जब शोधकर्ताओं को पता चलता है कि स्टैनली आइसमैन को लेकर भाग गया है, तो वे तुरंत उनका पीछा करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं। जैसे ही आइसमैन आसमान में हेलीकॉप्टर देखता है, तो वो फिर से उसे अपना मिथक बर्ड समझकर उसकी ओर भागने लगता है। स्टैनली उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आइसमैन उसकी बात नहीं सुनता। भागते हुए अचानक दोनों के बीच की जो बर्फ होती है वो धंस जाती है। स्टैनली को कुछ भी नजर नहीं आता और वो हक्का बक्का रह जाता है। वहीं दूसरी ओर आइसमैन किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और वो हेलीकॉप्टर को नीचे से पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर का पायलट आइसमैन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आइसमैन ऊपर जाने से मना कर देता है। उसे लगता है कि उसने अपने मिथक बर्ड को पकड़ लिया है। इस सोच से उसके दिल, दिमाग और आत्मा में गहरा सुकून और शांति महसूस होती है। हेलीकॉप्टर आसमान में और ऊपर उड़ता है। फिर आइसमैन उस हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। ये कदम उसने इस विश्वास के साथ उठाया था कि 4000 साल पहले उसने अपने मिथक बर्ड से जो वादा किया था, अपने कबीले और अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा, आज उसने वही वादा पूरा कर दिया। आसमान से गिरते हुए आइसमैन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसके दिल में, आत्मा में शांति और संतोष होता है, क्योंकि उसने अपने त्याग और समर्पण को पूरी तरह से निभा दिया। ये दृश्य स्टैनली और बाकी सबके लिए एक भावुक और गहरा संदेश छोड़ देता है। आइसमैन का बलिदान उसकी आध्यात्मिकता और उसके विश्वास की गहराई को दिखाता है। स्टैनली दूर से आइसमैन को आसमान से जाते हुए और फिर गिरते हुए देखता है। शुरुआत में उसके चेहरे पर तनाव और दुख झलकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका ये भाव खुशी में बदल जाता है। स्टैनली समझ जाता है कि आइसमैन ने जो किया वो केवल बलिदान नहीं था, ये उसकी 4000 साल लंबी यात्रा का अंत और उसकी मंजिल तक पहुंचने का प्रतीक था। स्टैनली के मन में ये बात साफ हो जाती है कि आइसमैन ने अपनी इच्छा को पूरी कर ली। उसने अपने विश्वास और वादे को निभाया और अपनी आत्मा को शांति दी। ये कुछ साधारण मौत नहीं थी, ये एक ऐसा बलिदान था जो उसके सांस्कृतिक, उसके विश्वास और उसकी मानवता की गहराई को दर्शाता था। और इसी के साथ ये फिल्म और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे पे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।